अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग गपशप डेरा के पहली एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं वो एक मेडिकल के शोबे से उनका ताल्लुक़ है। एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो। रिसेंटली वो फ़ारिग़ तहसील हुए हैं अपने इदारे से, एक डेंटिस्ट हैं। और आज का मौजू उनसे रिलेट करता है चूँकि इसलिए उनको इनवाइट किया गया है। आज का मौजू एमडी कैट के हवाले से है। एमडी कैट एक मेडिकल टेस्ट है जिसको एंट्री टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब का नाम है जनाब डॉक्टर अली उस्मान, और इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि ये मेरे भांजे हैं। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बात बताएं, जो डेंटिस्ट होते हैं इनके अपने दांत इस तरह के क्यों होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे? वो इसीलिए कि खुद ठीक कर लें उनको। खुद ठीक कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये फील्ड का इंतखाब क्यों किया? पहले तो मुझे ये बताओ वजह की सी। होर भी तो कोई बन सकना सा, कोई मैकेनिक बन जाता, कोई और कोई पायलट बन जाते, फौजी बन जाते, मेडिकल में। वो एक अल्ताफ की सिस्टर इसी वजह से कि फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा, शुरू से यही था कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। एम बनाया था या प्रेशराइज हो गए, फैमिली ने प्रेशराइज किया था क्या? मेरे ख्याल में वो एम बन जाता है शुरू से, मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनबिल्ट बन जाता है। नहीं, माहौल में रह के। हाँ शायद। तो इन केस अगर किसी का मिसाल के तौर पे अगर आपको वालिद की जानिब से या वालदा की जानिब से इंसिस्ट किया गया था कि आप डॉक्टर बने, ये होता है? कह सकते हैं, मतलब इंसिस्ट नहीं होता कि मतलब कि शुरू से यही होता है कि एक लाइन दे दी गई, हाँ कि डॉक्टर ही बनना है, बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, बड़े होके डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, इस तरह करके तो फिर वो बन ही जाता है कि बनना ही है। अच्छा, यानी कि आपको फैमिली की तरफ से इंसिस्ट उस तरह नहीं किया गया लेकिन उस तरह नहीं किया। ये होता है ना मेरे ख्याल में कि वो खुद अपना माइंड भी बन जाता। तो अच्छा, मैनू दसो एमडी कैट है कि पहला तो मैनू कॉन्सेप्ट दसो ना कि कदों तो शुरू होया है, क्या मतलब इसका? पहले क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों का दौर था, जब ये मेडिकल के दाखिले वगैरह होते थे या होता था ये सिलसिला, तब तो यही होता था, मेरिट बेस होता था। जिनका मेरिट बनता था, मेरिट से मुराद यही था कि एफएससी के नंबर या मैट्रिक के नंबरों को कैलकुलेट किया जाता था और उस पर दाखिला मिल जाता था। ये एमडी कैट का सिलसिला क्यों शुरू किया गया, वजह क्या थी और कब? यानी कि आपको अगर इस बारे में कोई मालूमात हो तो बताओ। ये 1998 से पहले ना सिर्फ एफएससी बेस्ड जो होता था वो मेरिट बनता था जी। ये एमडी कैट जो है ना, असल में बेसिकली एंटी टेस्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। अच्छा। और एमडी कैट इसको उन्होंने 2017 में कहना स्टार्ट किया। वैसे पहले इसको एंटी टेस्ट ही कहते थे। अच्छा। और इसकी स्टार्ट करने की बेसिक वजह ये थी कि लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर जितने 5-6 बोर्ड्स हैं उनका हर किसी का पेपर क्राइटेरिया चेकिंग का पेपर डिफरेंट है। तो हर किसी के जो उनसे चेकिंग किसी की लीनियंट होती थी, किसी की ज़्यादा सख्त होती थी। तो वो उनके अपने बोर्ड्स के अंदर जो है ना, अगर कंपैरिजन करते तो किसी के बोर्ड के नंबर ज़्यादा होते थे, किसी के कम होते थे। तो इस वजह से ये होना शुरू हो गया था कि कुछ बोर्ड्स के बच्चे ज़्यादा मेडिकल में सीट्स ले रहे थे और कुछ के कम ले रहे थे। इस वजह से, क्योंकि उनके किसी के पेपर आसान थे या किसी के मुश्किल थे, किसी की चेकिंग आसान थी, किसी की चेकिंग मुश्किल थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है ना एक सेंट्रलाइज एक एग्जाम लेना स्टार्ट किया कि जिसमें सारे ये बोर्ड्स के बच्चे जो है ना वो बराबर। आगाज पंजाब से हुआ था इसका? हाँ जी। अच्छा। 1998 में। उससे पहले टोटली एफएससी बेस्ड होता था, फिर 98 के बाद जो है ना इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लेना स्टार्ट किया। उसमें फिर डिफरेंट अप्स एंड डाउन आते रहे, कभी क्राइटेरिया वेटेज वो चलता है। ये चीज़ जो है ना डिस्कस करने वाली है, ये जो वेटेज और ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें पहले तो मुझे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, कई हमारे सुनने वाले ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं है कि एमडी कैट है क्या। इसमें एमडी कैट के अंदर जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है वो किन सब्जेक्ट्स का होता है? वो सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स हैं कौन से? मेडिकल से रिलेटेड ही होंगे ऑब्वियसली। वो एफएससी वाले ही होते हैं, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा। और इंग्लिश मेरे टाइम पे जो था, लेकिन अब आजकल रिसेंटली मेरे हाल में लॉजिकल रीजनिंग इन्होंने साथ स्टार्ट की है। अच्छा। तो वो भी मेरे हाल में उसकी वेटेज होती है या इक्वल? नहीं, वेटेज होती है। अच्छा। हमारे टाइम पे पहले जो था
मतलब कि 1100 नंबर्स का एग्जाम होता था, फिर उसके बाद 200 का हुआ, उसमें वेटेज उन्होंने डिवाइड की थी, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिर सबसे कम इंग्लिश का। ठीक है, आपने किस ईयर में दिया था? मैंने 2018 और 19 दोनों में दिया था। 2 साल आपने दिया? 2 साल में दिया। पहले साल आपने जो अटेम्प्ट की थी वो क्या वजह थी कि पहले साल आप नहीं उसको क्लियर कर? अच्छा, ये एक बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आप इसकी तैयारी के लिए कोई ख़ास कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, किस तरह ये इसकी तैयारी वगैरह किस तरह होती है? इसकी वैसे जो तैयारी बेसिकली आपकी एफएससी की बुक्स ही हैं। अच्छा, उसके बाद एकेडमीज मतलब कि आपको ये देखने के लिए क्राइटेरिया वगैरह देने के लिए, क्योंकि एकेडमीज के टीचर्स जो होते हैं वो एक वो चलता आ रहा है, तो फिर एकेडमीज भी लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब ये ना हर किसी के अपने ऊपर है। अच्छा, ठीक है, अगर तो कोई एकेडमी के बगैर भी तैयारी कर सकता है, उसको लगता है कि वो कर सकता है, क्योंकि इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो एकेडमी के बगैर भी तैयारी करके क्लियर कर जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो हमारा ट्रेंड है ना वो एकेडमीज का ही है कि जो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। हाँ जी, मैंने। कौन सी एकेडमी? मैंने तीनों जो उनसी मेन हमारे यहाँ पर चलती हैं, मैंने तीनों बारी बारी उसी साल में 2018 में? 18 में सिर्फ एक की थी। अच्छा, वो किप्स अच्छा, की थी 18 में जो आपका एक्सपीरियंस था उसमें, अच्छा तब के सिस्टम में और आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ जी, मेरे तो 18-19 के दोनों में सिस्टम में फ़र्क था, और अब तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क, क्या मेन क्या फ़र्क? 18 में जो था ना नेगेटिव मार्किंग ऐड थी। अच्छा, और उसके अलावा वो 1100 मार्क्स का पेपर था। 1100 नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग से मुराद है कि अगर आप गलत उसको, अच्छा ये एमसीक्यू बेस होता है? एमसीक्यू बेस। अच्छा, इसमें अगर आपने गलत टिक कर दिया तब ये था कि आपको नेगेटिव में मार्किंग चली जाती है। अगर आपने ठीक किया तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, और अगर आपने उस एमसीक्यू को गलत किया 5 तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो आपके टोटल है उसमें से नेगेटिव भी। ये तरीक़ाकार, इसमें तो बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता होगा, उसके तो टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, काम पे टांग जाती होंगी। तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कैसा था? उसमें क्या हुआ, क्या गलतियाँ की, कुछ याद हो? 5-6 साल हो गए एक्सपीरियंस में तो ना मुझे ऐसे लगता है कि एमडी कैट जो है ना बेसिकली इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि शुरू से हवा बना दी हुई है ना कि एम कैट और पता नहीं जैसे बड़ा मुश्किल टेस्ट है, ये है वो है, तो शायद उसके अंदर भी जो है ना काफ़ी लोग जो, क्योंकि तैयारी तो सारी करते हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर है ना वो इस चीज़ का ज़्यादा बिल्डअप कर देते हैं कि पता नहीं एम कैट जो है ना बड़ी कोई हाई लेवल की चीज़ है। तो मेरे ख्याल में शायद वो उस चीज़ का प्रेशर। आपसे उस टेस्ट में क्या गलतियाँ हुई थी? मुझे लगता है कि मैंने ना ये प्रेशर जो है ना वो मैं प्रेशर से इतना पहली दफ़ा मैं हैंडल नहीं था कर पाया। अच्छा, उसकी वजह से वो मैंने अपना पेपर कोड गलत कर दिया। अच्छा, वो काफ़ी कोई सीक्वेंस ख़राब कर दिया, तो इस वजह से मेरे फिर वो नहीं। तो आपको जब एकेडमी में आप लोगों को पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती कि ये सीक्वेंस होगा, उसकी तैयारी पहले से करवाई जाए कि इसको इस तरह फिलअप करना है? थोड़ी सारा वो तो सब कुछ पता होता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में उतरते हैं ना तो फिर जब आप खुद डील करने लगते हैं ना तो फिर कभी कभी आप सुन भी हो जाते हैं, नहीं समझ आती है, तो इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, पहली अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुई, आपने एक एकेडमी से तैयारी की थी। सेकंड अटैम्प्ट आपने कितनी एकेडमी से तैयारी की और किस तरह की, और उसमें आपने ऐसा क्या किया कि जो आप पहली अटैम्प्ट में नहीं कर पाए थे, आपको नज़र आया कि मेरी ये गलती थी और मैंने उसको कवर अप करना है, और उसको कवर अप करने के लिए आपने फिर क्या उसको कहते हैं ना लायामल इख्तियार किया कि उसको मैं किसी तरह कवर अप करके उसमें बेहतरी लेकर आऊँ? जाहिर बात है सेकंड अटैम्प्ट में आप क्रैक कर गए थे ये चीज़, लेकिन वो क्या ऐसी चीज़ थी और उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेके आए? आप अपने तजर्बे से बताएं, हर एक का तजर्बा डिफरेंट होगा। आपका तजर्बा क्या था कि उस वक्त आपने ऐसा क्या किया था कि वो आप सेकंड अटैम्प्ट में उसको तैयार, क्योंकि कई लोग होते हैं वो थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट में भी उसको नहीं कर पाते, आपने ऐसा क्या किया कि वो आप उसको क्रैक कर पाए? मेरे ख्याल में कि मैंने सेकंड अटैम्प्ट में एक तो दोबारा अच्छे से तैयारी की, ठीक है, दोबारा से, और मेरे ख्याल में सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया एग्जाम का, ठीक है। मेरे ख्याल में वो क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त थे जिन्होंने दोबारा मेरे से तैयारी की थी, उनमें से भी कुछ ने उस दिन दोबारा प्रेशर लेके सेकंड अटैम्प्ट भी खराब की। अच्छा। मेरे ख्याल में शायद मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया उसका। अच्छा। और उसमें मेरे ख्याल में एग्जाम भी मेरा स्मूथली गया था, तो इस वजह से आपने जो सेकंड अटैम्प्ट के बाद आपका जब रिजल्ट वगैरह आया तो आपने ये जो दंदान साजी वाला शोबा है, दांतों वाला, इसका इंतखाब क्यों, MBBS में क्यों नहीं गए? मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा एग्रीगेट था 91.3।
तो अगर उसको पिछले साल से कंपेयर करते तो मेरा तो लाहौर का मेरिट बन रहा था। अच्छा, लाहौर MBBS का, सेम्स का या, लेकिन उस साल मेरिट इतना जंप किया कि मेरा कहीं बनाम ही नहीं। वजह क्या थी जंप करने की? क्या मेरिट जंप करने की वजह मेरे ख्याल में एक तो ये थी कि वो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट उन्होंने चेंज किया था, नेगेटिव मार्किंग खत्म की, ठीक है, और मेरे ख्याल में एक तो वो 1100 से 200 मार्क्स वाले पैटर्न पे है, उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ी चेंजेस की थी। अच्छा, अब अभी तो फ़िलहाल तो मैंने सुना है इस बारे में कि इसकी वैलिडिटी 1 से 2 साल तक वैलिड रखते हैं ये लोग इसके को रिज़ल्ट को, कि अगले साल अगले से कि अगर आपने उसकी बेस पे दाखिला लेना तो आप ले सके। तभी ऐसी सूरत हाल थी? तब ऐसा नहीं था, उसी साल वैलिड होता था। हाँ। अच्छा, फिर आपका यानी कि मेरिट नहीं बना, ठीक है, उस टाइम पे नहीं बना, लेकिन बाद में लिस्ट वगैरह जब अपग्रेड होती रही तो फिर मेरा मीन टाइम जब आपका नहीं बना, आप डिसहार्ट हुए, आपने कोई बैकअप प्लान रखा, कहीं दाखिला लिया, क्या किया? क्या मैंने फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरा मेरिट अच्छा था। मुझे वैसे ही लगता था, कंफर्म था कि मेरा आ जाएगा नेक्स्ट वाली लिस्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क था। नहीं तो उसमें आपको वो ये था कि MBBS में आ जाएगा या नहीं? BDS में था, क्योंकि कंबाइन मिला के मेरे हाल में 3000 कुछ सीट्स थी, तो मेरा 3300 के अराउंड अबाउट था मेरिट, क्योंकि वो पहले एक लिस्ट आती है ना आपकी, ये उस टाइम पे उन्होंने निकाली थी प्रोविजनल लिस्ट जो है ना मेरिट नंबर वाइज, तो उसमें था, तो मुझे था कि मेरा आ जाएगा, क्योंकि इस ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं, उसके अलावा कोटे छोटे मिला के 3500 सीट्स होती हैं, तो उनमें लोग स्विच भी करते हैं, तो वो फिर मुझे था कि मेरा आ जाएगा। अच्छा, फिर आ गया। नहीं तो अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और उसको फिर आपने सीट को छोड़ा? सीट छोड़ा तो नहीं, मतलब छोड़ा ऑब्वियसली, लेकिन वो उन्होंने दोबारा किसी और को लेके फिल नहीं तो फीस रिफंड होती है उसमें? ये उसमें मुझे तो नहीं थी रिफंड हुई, क्योंकि वो उनका जो क्राइटेरिया था कि अगर आप 3 मंथ से पहले अगर आप कहीं अपग्रेड हो जाओ तो वो। अच्छा, मैं इधर एक ज़िमनी सवाल ये करूँगा कि क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना आजकल के दौर में, हम जो फीसेस सुनते हैं हम तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि यानी कि माड़ा बंदा तो भाजी वो सोच भी नहीं सकता कि उत्थे मेडिकल कॉलेज बच्चे नूं पढ़ाए। और मेडिकल कॉलेज के अंदर अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि 45-50% वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है उनको भी दाखिले मिल रहे हैं। तो क्या ये मेडिकल के शोबे के साथ मजाक नहीं है कि एक बच्चा जो 90 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स के से रह गया है, वो उसको दाखिला नहीं मिल रहा, और जिसके पास पैसा मौजूद है वो जनाब कौम के यानी कि आवाम की सेहत से और लोगों की जनाब वो जानो माल से खेलने के लिए उसको खुला छूट दे दी गई है 45%। यानी कि उसकी क्राइटेरिया देखें ना, मुझे क्राइटेरिया को समझ नहीं आ रहा। मेडिकल कॉलेज वालों ने तो बिजनेस बनाया हुआ है, यानी कि इस लिहाज से कि पैसे दो तो जनाब थोड़ा आहो डॉक्टर। प्राइवेट के अंदर भी ना, जब मेरा एडमिशन हुआ था ना उस टाइम पे ना गवर्नमेंट ने सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी लगाई थी कि प्राइवेट का भी जो सा है ना वो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, ठीक है, लेकिन फिर 1-2 साल उससे पहले जो था नहीं था, फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट के एडमिशन के अंदर भी जो है ना सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है कि फिर उसमें फिर यही होता है कि जो जिनके 40-50% होते हैं ना उनका एडमिशन नहीं होता। ठीक है, देखना ये तो कोई तो प्राइवेट में एजुकेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी उतनी ही ज़रूरी है। अब मुझे तो ये मैं तो जब से ये मैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर मुझे सुनने में आया कि जनाब 60-50% वाले बच्चे जनाब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम ये यानी कि सोच के अजीब सा लगता है कि एक बच्चे की का यानी कि उसका मेंटल अप्रोच ही इतनी नहीं थी कि वो उसको क्रैक कर पाए और वो बाद में वो डॉक्टर बन के वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा और किस तरह का वो इलाज करेगा। वो तो फिर वही घोड़े वाले टीके जो खोते हैं तो खोते वाले घोड़े नहीं, अगर कोई ज़्यादा ही है ना गया गुजरा के 45 वाला, वो अगर दाखिला ले भी लेगा ना 1-2 साल में फारिग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेडिकल का एग्जाम पास करना ना वो नहीं। तो मेरी बात सुनिए ना, अगर अब मिसाल के तौर पे मेडिकल कॉलेजेस का बिजनेस ही ये है, वो कभी चाहेंगे कि उनका जो कमाई का जरिए वो खत्म हो? ये कभी नहीं चाहेंगे। मैं बताता हूँ ना, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो सा एग्जाम है ना वो आपका सेंट्रलाइज्ड है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज करती है। एडमिशन बेशक आप 35% वालों को भी दे दें, जब तक वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पास नहीं करेगा, सेकंड नहीं पास करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। और अक्सर बच्चे इस तरह फारिग भी होते हैं कि क्योंकि आपके मेडिकल के अंदर भी जो है ना आपके पास जो आपका एनुअल एग्जाम के अलावा सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स हैं, अगर आप उसमें नहीं क्लियर करते
तो मेडिकल कॉलेज से आप मतलब आप डिग्री से फारिग हैं, तो अगर कोई 35-40 वाला इस तरह करके एडमिशन ले भी लेता है ना, अक्सर मैंने लोग देखेंगे जो 40-45 वाले ले लेते हैं एडमिशन पैसों की वजह से, ठीक है, लेकिन वो फिर फारिग हो जाते हैं। इवन कि ये भी है कि 40-45 वाले अब चाइना वाले भी जाते, चाइना वगैरह के अंदर, रशिया वगैरह के अंदर भी जाके करके आते हैं, वापस आके जो उनसा लाइसेंसिंग एग्जाम उनसे नहीं पास होता, उनकी परसेंटेज अगर आप देखें तो बड़ी कम है। अच्छा, अब आप क्या समझते हो कि इस शोबे में सैचुरेशन बढ़ गई हुई है, सैचुरेशन है नहीं है, क्या आप समझते हो? क्योंकि पिछले दिनों हमारे जो वज़ीर तालीम साहब हैं, राना गालिबन क्या नाम, सिकंदर हयात साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि मेडिकल के बच्चे जो हैं वो ज़रूर के मेडिकल के पीछे ही पड़े हुए हैं, वो और शोबे हैं जिस तरह एनेस्थीसिया हो गया और बाकी ये शोबे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर मौजूद है कि मेडिकल को ही मेडिकल यानी कि MBBS और BDS को ही मेडिकल की फील्ड समझा जाता है, इसके अलावा किसी और जो ज़िमनी शोबे हैं जो इसमें से शाखें निकलती हैं उसमें यानी कि नर्सिंग हो गया और बाकी इस तरह के जो भी शोबे हैं उनको कोई वो नहीं अहमियत देते। इसकी क्या वजह है? और प्लस क्या पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तादाद बढ़नी नहीं चाहिए? अगर बढ़ती है तो उसको उन बच्चों का जो एक फ़्लो आएगा उसको अकोमोडेट करने के लिए क्या हमारे सिस्टम के अंदर इतनी सख्त मौजूद है, इतनी सीटें मौजूद हैं? और इस वक्त भी मैं जो सुनता हूँ वो यही है कि जी यंग डॉक्टर्स जो हैं वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही, हालांकि सीट्स इतनी हैं कोई नहीं, इतने ही वो 3000 समथिंग मैंने सुना है कि वो सरकारी सीट्स हैं और बाकी इतनी इक्विवेलेंट ही। लेकिन ऑब्वियसली कि अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए जिस तरह रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, करोड़ों की आबादी है और ये 2-3 हज़ार हर साल जो डॉक्टर मिलता है, नहीं 2-3 हज़ार गवर्नमेंट के, उसके अलावा 5-6 हज़ार, चले डबल कर लें ऐसे, लेकिन नहीं है, सीट्स नहीं है असल में। यहाँ पर वो भी है ना कि देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी है कि अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो प्रेफर करता है कि वो किसी रूरल साइड पे ना जाए, ठीक है, और शहर वाली अर्बन जगह पे जाए। अर्बन जगह में ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है और उसके अलावा ये गवर्नमेंट के पास इतनी सीट्स भी नहीं है, तो वो भी फैक्टर है। बेशक जितने आप सीट्स बढ़ा भी नहीं, जब आगे जॉब्स नहीं देंगे तो फिर यही होगा जो भी हो रहा है। वो फिर या तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, क्योंकि ये सीट्स बहुत लेट निकालते हैं, इनकी सीट्स अक्सर फारिग भी पड़ी रहती हैं, ये भी थोड़ा इनका गवर्नमेंट का मसला है।